बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल IAS एकेडमी में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान क्या है, संविधान क्यों ज़रूरी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ब्रिटिश क्राउन क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए थे, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए थे। तो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 6 एक्ट आए थे और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 7 एक्ट आए थे। तो आज हम उन्हीं एक्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वह एक्ट क्या थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो सबसे पहला एक्ट आया था वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके पहले की भूमिका को जान लें। क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और धीरे धीरे 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। जब यहाँ के न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए तो ब्रिटिश संसद को जब यह पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कुछ क्षेत्र पर अपना क्षेत्राधिकार कर लिया है, तो ब्रिटिश संसद ने कुछ कानून पारित किए और उन कानूनों में यह कहा गया, उन एक्ट में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे और इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूर्णतः कंपनी अब स्वतंत्र नहीं रह गई थी। इसी में सबसे पहला जो एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आज हम उसी के विषय में पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि उसमें क्या क्या प्रावधान थे, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वह उस वक्त तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ ने गोपनीय समिति की सलाह पर एक एक्ट पारित किया, जिस एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी जाती है। इसमें क्या हुआ कि कंपनी की देख रेख हेतु 2 मंडल बनाए गए। पहला निदेशक मंडल था, दूसरा हितधारकों मंडल था। हेतु यह 2 मंडल बनाए गए और एक प्रावधान इसमें और किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसकी सहायता के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और यह गवर्नर जनरल की सहायता के लिए था। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था और मद्रास एवं बम्बई का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे और पूर्णतः कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था। और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व, सैनिक, असैनिक, नागरिकों के मामलों को जानकारी ब्रिटिश संसद को देना अनिवार्य हो गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब स्वतंत्र नहीं रह गई थी, इस पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को अब वही करना था जो ब्रिटिश संसद चाहती थी। ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लागू होते हैं।
रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आया वह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। इस एक्ट में जो महत्वपूर्ण बातें थी, चलिए आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिग्रहित भारतीय क्षेत्र थे, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला दस्तावेज आया। यानी इस एक्ट में साफ कर दिया गया था कि जो कंपनी के अधिग्रहित क्षेत्र हैं उन पर ब्रिटिश संसद के कानून लागू होंगे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के इस एक्ट के तहत जो व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियां थीं उनको अलग अलग कर दिया गया। राजनैतिक, सैनिक, असैनिक की देखरेख हेतु एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, जिसमें उसका जो मुख्य था उसको राज्य सचिव कहा गया। उसके बाद एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर के नाम से जाना गया। बेसिकली यह वित्तीय संबंधी विषयों पर चर्चा करने के लिए था। और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के लिए नियुक्त किए गए। अब प्रिवी काउंसिल कानून नियमों की देखरेख हेतु कानून नियमों को बनाने के लिए प्रिवी काउंसिल में 4 सदस्यों को रखा गया। उसके बाद आइए ध्यान देते हैं, भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए। अब यह जब एक्ट आया तो इस एक्ट के तहत भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ब्रिटिश संसद। जैसे पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड यानी कंपनी, दूसरा नीति के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट का। गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय समिति थी अब 3 कर दी गई थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का था उसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी, जिसको अब घटाकर 3 कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप कंपनी के आधिपत्य वाले क्षेत्र पर ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य क्षेत्र था उस पर ब्रिटिश सम्राट का आधिपत्य हो गया। मुख्यतः पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद जो एक्ट आया वह था 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण और काफ़ी अधिक शक्तियां प्रदान की गई। इसमें गवर्नर जनरल को अपने परिषद के किसी भी निर्णय को निरस्त करने की शक्तियां प्रदान की गई। दूसरी जो शक्ति थी वह गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिग्रहित क्षेत्र थे उसका प्रधान सेनापति गवर्नर जनरल को बनाया गया और गवर्नर जनरल को इससे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई। इसके बाद जो एक्ट आया 1786 के अधिनियम के बाद चार्टर एक्ट 1793 आया। इसमें जो प्रमुख बातें थी, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यह चार्टर एक्ट 1793 की महत्वपूर्ण बिंदु थे। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों पर लिखित विधियों द्वारा शासन करना प्रारंभ कर दिया गया और जो इसकी शक्ति थी यह उच्चतम न्यायालय को प्राप्त थी। विधियों को बनाना, विधियों की रक्षा करना, इन सभी का कार्यभार उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए थे। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को
लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का ऑप्शन क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।